हेलो पॉलिटिबडीज, वेलकम टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बीए पॉलिटिकल साइंस के नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के सीरीज को, जिसमें हमने यूनिट 1 कवर कर लिया है पिछले लेक्चर्स में विद इन द 3 वीडियोस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और हम कंटिन्यू कर रहे थे यूनिट 2 मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स 1909, जिसका कि हमने कर लिया है पार्ट 1, जिसमें हमने उसके मेन प्रोविजंस को समझा है। और इन दिस वीडियो ऑफ पार्ट 2 हम कवर करेंगे इसके क्रिटिकल एनालिसिस को। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है सो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो इट्स माय रिकमेंडेशन टू यू कि प्लीज़ पहले आप इसके वीडियो को देख करके आइए, एटलीस्ट यूनिट 2 के मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स के मेन प्रोविजंस को, देन क्रिटिकल एनालिसिस करने में आपको ही मज़ा आएगा। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो यस, क्रिटिकल एनालिसिस, अगर मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स की बात करें तो इसे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी कहा जाता है। इसे लॉर्ड मिंटो, जो कि वाइसराय थे इंडिया के, और जॉन मॉडले, जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, इन्होंने इसे लाया था। इट वॉज रिप्रेजेंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस, मतलब कि संविधान में कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए इसको पेश किया गया था। इसका एम यही था कि भारत में जो इतने ज़्यादा राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही है उसको थोड़ा शांत किया जाए। इसलिए कोशिश की गई जो काउंसिल्स है ना मेंबर्स की, उसको इनलार्ज कर दिया जाए और इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा लिमिट किया इन लोगों ने, है ना। मतलब कि बढ़ा तो दिया काउंसिल्स को, बट इसमें लिमिट कर दिया कि इंडियंस इतने ही रह सकते हैं टाइप से। और यस, सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी इसमें आता है, जिसमें कि मुस्लिम के लिए अलग से, मतलब कि एक ऐसा रहेगा कि मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं। सो मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स की कॉम्युनल पॉलिटिक्स की बात हो गई। जब समझ रहे हैं ना आप, किसी धर्म के नाम पे अगर इलेक्शंस की बात होगी तो कॉम्युनल पॉलिटिक्स हो गया, जो कि अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। जैसा कि हमने किया इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। डियर फ्रेंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप पेन पेपर लेके बैठे, कॉपी लेके बैठे। आप भी साथ में नोट्स बनाते चलिए सो दैट कि आप लिखते जाइएगा ना तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा ये। सो नाउ लेट्स सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट विद इन द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स। सो पॉजिटिव एस्पेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो पहला है एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। मतलब कि जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उसके नंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया, दोनों ही लेवल पे, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे। और तो और अब जब देखिए नंबर्स मेंबर्स की बढ़ेगी तो डिबेट के स्कोप भी तो बढ़ेंगे ना। अब ज़्यादा बहसें होंगे, जितना बहस होगा जनता का उतना ही भला होगा। फिर अगला पॉजिटिव, जो कि अच्छी चीज़ है ये, हाँ आई अग्री कि ये अच्छी चीज़ें हैं। अगला है इंडियन पार्टिसिपेशन। ये भी बहुत अच्छी बात है कि पूरे, मतलब बोलते हैं भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने हमारे सत्येंद्र सिन्हा जी 1909 में। तो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। फिर डिस्कशन ऑन बजट, हमें ये परमिशन मिल गया कि हम बजटरी मैटर्स पर डिस्कस कर सकते हैं, रेजोल्यूशंस को मूव ऑन कर सकते हैं, है ना, पास नहीं कर सकते अभी। अगला पॉलिटिकल ट्रेनिंग, इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। मतलब समझ रहे हैं आप, फ्री में हमें ट्रेनिंग मिल गई। इससे जो मेंबर्स थे उनको एक काउंसिल, एक प्लेटफॉर्म के तौर पे मिल गया, जिसमें कि अब जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं हमारे इश्यूज को रेज करेंगे। और तो लेजिस्लेटिव फंक्शन जबकि आजाद देश में वो चलाएंगे, उसका बस वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं यहाँ पे। और फिर अगला है रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन एस्पिरेशंस। रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन एस्पिरेशंस में हम लोग बोल दे सकते हैं कि इंडियन जो मेंबर्स हैं, इंडियंस की पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाती है, जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ही है इस रिफॉर्म का। अब हम समझते हैं इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को। सो नेगेटिव एस्पेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है लिमिटेड पावर्स। लिमिटेड पावर्स थे इनके पास। काउंसिल जो थी बस इनका वही काम था एडवाइजरी का, एडवाइस दीजिए, कोई रियल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ये नहीं थे। और तो और वाइसराय और गवर्नर जो हो गए, इन्हीं के पास सारे वीटो पावर्स रहा करते थे। और जो एग्जीक्यूटिव था वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था कोई भी चीज़ों के लिए। काउंसिल अगर कुछ भी करा तो उसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है एग्जीक्यूटिव। तो मतलब इनके पास पावर ही क्या, बहुत ही कम पावर्स रहते थे। अगला रिटेंशन ऑफ ऑफिशियल कंट्रोल, मतलब कि जो सेंट्रल लेवल है, सेंट्रल लेवल पे आपके ऑफिशियल्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ब्रिटिश मेजोरिटी में है।
तो ऑफ कोर्स यानी कि हम इंडियंस वहाँ पे कुछ काम नहीं कर सकते, और जो रियल पावर है वो तो गवर्नर के पास ही है। अगला आ जाएगा सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। बिल्कुल सही। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम में क्या होता है कि बात की जाती है पहली बार कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब कि हर एक संप्रदाय का अपना रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब कि जो मुस्लिम्स है वो सिर्फ और सिर्फ किसी मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट करेंगे। अच्छा, ये सब कुछ जो होगा इससे क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स नेशनलिस्ट जो मूवमेंट है वो टूट जाएगा, फ्रेगमेंट हो जाएगा। आप समझिए एक बहुत बड़ा रिलीजियस डिवाइड ये बन जाएगा, और यही चल के आगे चल के तो इतना बड़ा इसका जो हम बोलते हैं ना इंडिया पाकिस्तान जो पार्टीशन हुआ 1947 का, इसी का रिजल्ट था। तो कितना नेगेटिव था ना, पार्टीशन पेन तो हम लोग सब जानते हैं। फिर नेगेटिव एस्पेक्ट था इसका अपीजमेंट स्ट्रैटेजी। अपीजमेंट स्ट्रैटेजी मतलब क्या था कि देखिए मतलब तारीफ करके ना आप किसी को वो टोपी पहना दिया। जैसे कि यहाँ पे क्या होता कि नेशनलिस्ट थे, उनको दो भाग में बांट दिया। जैसे कि कुछ नेशनलिस्ट को एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट्स, कांग्रेस में क्या हो गया, कुछ लोग मॉडरेट्स बन गए, कुछ एक्सट्रीमिस्ट बन गए, जस्ट बिकॉज ऑफ अंग्रेज। और धर्म के नाम पे हिंदू को अलग कर दिया, मुस्लिम को अलग कर दिया। ये सब कुछ जो भी कुछ हुआ, इससे जो हमारी कांग्रेस कमजोर हो गई है ना, क्योंकि अब कांग्रेस में क्या था कि मॉडरेट्स अलग प्रेशर बना रहे हैं, मुस्लिम लीग कुछ कर रही है, और यही सब में मतलब ब्रिटिश अपना अपीजमेंट पॉलिसी का यूज करती है, जिससे कि हमारे देश को बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज फेलियर टू मीट नेशनलिस्ट डिमांड्स। अब देखिए जो हमारे नेशनलिस्ट थे उन्होंने कई सारे डिमांड किए थे ना। कांग्रेस ने डिमांड किया था कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, स्वराज चाहिए, और जो काउंसिल है उसमें भी ज़्यादा इंडियन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रशासन में भी हम भारतीयों का कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ तो हो रहा नहीं, रिफॉर्म्स वर डिसअपॉइंटिंग। इस चलते तिलक और एनी बेसेंट का मैं बता दूं, इन्होंने जो ये रिफॉर्म आया था ना पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, इसको इन्होंने शैम रिफॉर्म्स कहा था। ओके, जैसा कि हमने अब नेगेटिव एस्पेक्ट कर लिया, इसका पॉजिटिव भी हो गया। अब हम इसके करते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को। अगर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाए तो पहला है ग्रोथ ऑफ कॉम्युनल पॉलिटिक्स। यस फ्रेंड्स, आज तक ये जो कॉम्युनल पॉलिटिक्स है ना, अब तक हमारे पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो कॉम्युनल डिवीजन जो हुआ है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट, इसमें बात आई कि वही मुस्लिम है हम, तो हम तो सिर्फ एक मुस्लिम को ही कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। बस यही था आपका सेपरेट इलेक्टोरेट, और इससे क्या होता है, संप्रदायवाद की भावना उत्पन्न होगी जो कि देश को कई भागों में तोड़ेगा, हमारे देश की एकता को खंडित करेगा। अगला इसका कॉन्सिक्वेंस था मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड। बिल्कुल सही। मॉडरेट्स मतलब मॉडरेट्स जो थे वो बेचारे कुछ हद तक सेटिस्फाइड थे कि चलो ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट ने तो कहा बिल्कुल नहीं, तो मतलब सरासर गलत ही ये रिफॉर्म है, रिफॉर्म के नाम पे तो कुछ भी नहीं है ये। तो ऐसे करके देख रहे हो आप कैसे बेचारे बट गए। फिर अगला है स्टैंडिंग ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का 1906 में बहुत ज़्यादा पावर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पॉलिटिकल रिकॉग्निशन मिल जाता है कि अब वो एक पॉलिटिकल पार्टी मतलब कानूनी तौर पे बन चुकी है, और अपने कम्युनल आइडेंटिटी को वो बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्पेशली वो पाकिस्तान के कामों पे एक्शन लेते हैं। अगला है फाउंडेशन फॉर फ्यूचर रिफॉर्म्स। इसमें क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। जैसे कि ये हमने तो रिफॉर्म कर लिया, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स ऑफ 1909, बट ये जो रिफॉर्म है ना, ये फाउंडेशन मतलब बाकी जो फ्यूचर में रिफॉर्म्स आएंगे ना उनके लिए, जैसे कि मैंने बताया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म रिफॉर्म 1919। सो विद दिस हमने कर लिया इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस को भी। आइए अब करते हैं इसके क्रिटिकल एवेल्युएशन को। तो देखिए अगर बात की जाए क्रिटिकली, तो बांटो और रूल करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ आपको देखने को मिलेगा पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 में, कि किस प्रकार से ये जो अंग्रेज है इन्होंने नेशनलिस्ट में फूट डाली, मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट का, फिर रिलीजन के नाम पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम का फूट डाला। सो ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ही सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है। अगला है इसमें इन लोगों ने वही किया कि इन लोगों ने फोकस तो किया कि हाँ चलो हम सही काम करें, बट कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी इनकी हमें धोखा देने की।
सो यस, क्रिटिकल इवेल्युएशन में हम यही बोलेंगे कि इनके 3 थे मेनली। पहला तो अपीज करो मॉडरेट्स को, मतलब कि जो मॉडरेट्स हैं उनको थोड़े बहुत रिफॉर्म्स करवा देते हैं ना, खुश हो जाएंगे, बस इसको अपीज कर दिया। फिर मुस्लिम्स को भी उन्होंने अपीज किया, कैसे इसको खुश किया कि कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है भैया तुम्हें ऐसा चाहिए ना तो जाओ तुम ले लो, कि एक मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ कोई मुस्लिम ही कर सकता है, सॉरी एक मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे सकता है। ओके, इस प्रकार से हो गया। और आइसोलेट एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट है ना, उनकी भी स्वदेशी मूवमेंट का पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, तो उनसे थोड़ा दूरी बनाना भी जरूरी है। तो यही क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म में भी हमने तो पता है कि पॉलिटिकल और एक जो होता है ना जेन्युइन डेमोक्रेटाइजेशन। तो अगर हम बात करें ना इसमें रिफॉर्म्स की, तो रिफॉर्म्स जो है उसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का पल्ला भारी है एज कम्पेयर टू जेन्युइन डेमोक्रेटाइजेशन। ओके, और ये जो आपका अब नया नया बन गया मोहल्ले में जो रिफॉर्म्स का, तो ये बहुत बड़ा मौका मिला हमें रिप्रेजेंटेशन का। बिना किसी रियल ट्रांसफर ऑफ पावर्स के लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। एंड मोस्ट डैमेजिंग थिंग तो ये था ना कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट्स, मतलब कि लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा था कि ठीक है आपको अलग अलग डब्बा मिलेगा, अलग इसके लिए मिलेगा, समझ गए। सो परमानेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये जो है हमारा बहुत ही परमानेंट फीचर रहा है इंडियन पॉलिटिक्स का। ठीक है, अब तक कम्युनिज्म हमारे समाज में एग्जिस्ट कर रहा है। अब बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो कम्युनिज्म के नाम पे ही कुछ वोट्स कमा पा रही हैं। ओके, सो नाउ लेट्स डू द कंक्लूजन पार्ट। सो इन कंक्लूजन हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हमारी जो 1909 की इंडियन काउंसिल एक्ट आई, एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट के तौर पे इसने काम किया हमारे कॉलोनियल पॉलिसी के प्रति। इंडियंस जो थे उनको भी काउंसिल्स में तो चले गए, बट वो लिमिटेड है वहाँ पे। बोल तो रही हूँ मैं, कंक्लूजन में अगर हम बात करें ना, तो इन्होंने जो कम्युनलिज्म होता है, क्या बोलते हैं कहीं मैं मेरे को स्लिप हो रहा है। ओके, तो कॉम्युनलिज्म जो है इसके सीड्स को मतलब बो दिया गया कि हाँ भैया अब सांप्रदायिक, हाँ ये सांप्रदायिक जो वाद विचार है उसके लोगों के मन में भरे जाने लग गए। मॉडरेट्स का कहना था कि ठीक है, नहीं नहीं गाइस, हम 1909 के एक्ट से थोड़ा थोड़ा प्रोसेस कर रहे हैं। और वही एक्सट्रीमिस्ट इसको पूरा बुराई करते थे, बोलते कि ना ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ अंग्रेजों की चाल है, ये हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं, ये नेशनल मूवमेंट को कमजोर करना चाहते हैं। रिफॉर्म्स वर नॉट अ स्टेप टुवर्ड डेमोक्रेसी, सही बात है, ये जो हमने रिफॉर्म्स इतने इतने करे, क्या ये कोई डेमोक्रेसी की तरफ कोई हम लोग स्टेप बढ़ा रहे हैं, बल्कि ये क्या है कि जो कॉलोनियल रूल्स था ना उसको दूर करने के लिए था। कॉलोनियल रूल में आप देख रहे हो कैसे अपीसमेंट, डिवीजन, कंट्रोल करके इन्होंने हम पे रूल किया। पर एक बार बोल दूं कि जो 1909 का एक्ट था ना, भले ही कुछ भी रहा हो, बट इससे हमने भी बहुत कुछ सीखा है ना। हमने सीखा कैसे लेजिस्लेशन करना है एंड एवरीथिंग। So with this, thank you guys for watching my video. If you really like the video, then please do like, and if you have any queries or suggestions, then you can please put it down in the comment box. Do share, do subscribe my channel for the future videos, and playlist में आपको सारी videos मिल जाएंगी. Till that, take care, bye bye. Thank you once again.